कक्षा 10 के सभी छात्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कविता पुष्प की अभिलाषा और जवानी पर। इन दो शीर्षकों के अंदर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो पुष्प की अभिलाषा जवानी का एक भाग हो चुका है, यानी आप एक भाग पढ़ चुके हैं। आज आपका दूसरा भाग है, क्योंकि यहाँ से प्रारंभ होता है। ये न मग है तब चरण की रेखियाँ हैं, वली दशा की अमर देखियाँ हैं। विश्व पर पद से लिखे कृतिलेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेघ हैं ये न मग है। मग माने रास्ता, ये रास्ता नहीं है। कवि जो है युवावस्था को संबोधित करके कहता है कि ये न मग हैं तब चरण की रेखियाँ हैं, ये रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये चरणों के चिन्ह हैं जिन पर चलकर बलिदानी वीर गए हैं अपनी मातृभूमि पर अपना युवावस्था, अपनी जवानी समर्पित करने। चरण की रेखियाँ हैं, बलि दिशा की अमर देखियाँ हैं। बलि दिशा की यानी बलिदान करने की ओर दिशा, जो दिशा है बलिदान करने की, उस ओर देखा यानी देखा देखी। जहाँ पर बलिदान हो रहा है, एक व्यक्ति बलिदान कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है। इस प्रकार देखा देखिया है, विश्व पर पद से लिखे कृतिलेख हैं ये। विश्व में यानी संसार में पद से लिखे, चरणों के द्वारा, पैरों के द्वारा लिखे हुए ये लेख हैं। और लेख अर्थात चरणों के चिन्ह हैं जिन पर चलकर आत्म बलिदानी वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए गए हैं। उनके पैरों ने ये चिन्ह बनाए हैं। यहाँ पर चिन्ह से अर्थात उनके सत्कर्मों से है। विश्व पर पद से लिखे कृति यानी कृत माने करना, कृति रचना, लेख नानी लेख लिखना है ये। धरा तीर्थों की दिशा की मेघ है ये। धरा तीर्थों की धरा जो है पृथ्वी पर तीर्थ कहाँ है, की दिशा की मेघ है ये। मेघ माने स्तंभ, ये स्तंभ है यानी ये सूचक हैं इस बात के कि यहाँ पर इस रास्ते से जाकर बलिदानी वीरों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की है। ये न मग हैं तब चरण की रेखियाँ हैं, बलि दिशा की अमर देखियाँ हैं। विश्व पर पद से लिखे कृतिलेख हैं ये, यानी कृति माने उनके कर्मों के द्वारा लिखे हुए लेख हैं। किनके कर्मों के द्वारा? वीर बलिदानी सैनिकों के द्वारा। यानी जब आवश्यकता पड़े तो तुम भी दूसरों का बलिदान देना, यानी बलिदानी पथ में आवश्यकता पड़ने पर अन्य दूसरे लोग भी बलिदान कर सकते हैं। तो वही युवावस्था को संबोधित करके कवि कहता है कि जब देखा देखी हो, देखा देखी का अर्थ यहाँ पर यही है कि जब तुम देखो कि आवश्यकता पड़ रही, लोग बलिदान कर रहे, तब तुम्हें भी अपना बलिदान करना चाहिए। वीर युवक को प्राणों की चिंता किए बिना जो है वो नया पथ लिखते हैं, नए पथ का निर्माण करते हैं। तो वही विश्व पर पद से लिखे कृतिलेख हैं ये। अपने कर्मों के द्वारा लिखे हुए वीर पुरुषों के कर्मों के द्वारा ये लिखे लेख हैं। ये मग के चिन्ह नहीं है, ये चरण के रेख जो बनी है, चरणों के जो चिन्ह बने हैं वह ये चिन्ह नहीं है, बल्कि उनके सत्कर्मों के यह लेख हैं। और जो उनके सत्कर्मों से धरा तीर्थ बनती है, उसको उसका मार्गदर्शन करने वाले यह मेघ अर्थात स्तंभ है। यानी बलिदान का मार्ग सन्मार्ग है, यानी सामान्य मार्ग नहीं है। बलिदान का मार्ग प्राणों को देकर ही प्रशस्त किया जाता है। संसार के पथ पर पैरों से लिखे ये वे लेख हैं जिन्हें आत्म बलिदानी वीर पुरुषों ने अपने प्राणों की बलि देकर लिखे हैं। धरा तीर्थों की दिशा की मेघ है ये। और ये जो धरा है, ये जो इनके कृत हैं, जो इनकी कर्म हैं, वे पृथ्वी के तीर्थों की दिशा को निर्धारण करने वाले ये मेघ हैं। मेघ का अर्थ स्तंभ होता है। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की बढ़ती जवानी। प्राण रेखा, तुम भी अपने प्राणों का अर्पण करके स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को अर्पित करके उठ बोल रानी, री मरण के बोल की चढ़ती जवानी। चढ़ती जवानी यानी ये युवावस्था का मोल यही है कि अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों का
उत्सर्ग कर दे, अर्थात स्वतंत्रता की बलि वेदी पर प्राणों की ऐसी अमिट छाप छोड़ दे, प्राण रेखा खींच दे, यानी ऐसे चिन्ह, ऐसे अमर चिन्ह छोड़ दे कि जिससे कि युग युग तक तुम्हें याद किया जाए। हे युवावस्था, तू मौन तोड़, उठ बोल, मौन तोड़ दे और गर्जना भर, तू अपना मौन तोड़ कर उठ कर। चढ़ती जवानी का यही मूल्य है कि अपनी मातृभूमि पर अपने को न्यौछावर कर दे जब उसे उसकी आवश्यकता हो। तो यहाँ पर आपको साथ साथ बताते चले, पिछले अंक में मैंने आपको काव्य सौंदर्य नहीं बताया था, इस बार यह स्पष्ट किए देती हूँ। तो इसमें पहला जो है उपमा रूपक और उत्प्रेक्षक, तो लगभग सभी पूरे जो 2 शीर्षक के अंतर्गत कविता है उनमें सभी में लगभग आ ही गया है, किसी में छूटा ही नहीं। और इसकी भाषा जो है वह साहित्यिक खड़ी बोली है, परिमार्जित बोली है। और इसमें युवा शक्ति को राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया कि राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, उनके बलिदान से, क्योंकि इस समय उनकी आवश्यकता है। तो युवा शक्ति को प्रेरणा कवि ने दी है। रूपक अनुप्रास अलंकार है, वीर रस है क्योंकि देशभक्ति की बात कही गई है, और ओज इसका गुण है। भाषा साहित्यिक बोली है और उपमा रूपक अनुप्रास अलंकार है। अब अगला देखिए, टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मणियां समेट खगोल आया, क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा ये तरबूज है दो फांक कर दे, चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। टूटता जुड़ता समय, यानी समय जो है काल चक्र लगातार चलता रहता है, टूटता रहता है। कवि कहता है कि समय का भूगोल तो टूटता और जुड़ता रहता है। भूगोल आया, गोद में मणियां समेट खगोल आया, ये जो नक्षत्रशाला अर्थात ये जो ब्रह्मांड आकाश जो अपनी गोद में अनेकों मणियां समेटे है, ये सब किसका है? खगोल आया। ये एक खगोलीय विस्फोट की अमूल भेंट है। जो खगोलीय घटना हुई है उन्हीं का ये अनूठा उपहार है जो ब्रह्मांड अपनी गोद में समेटे हुए है। खगोल आया, क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या बारूद जल सकती है जिसमें हिम का संचार हो जाए, यानी जब बारूद ठंडी पड़ जाए, हिम जैसी चेतना आ जाए तो वह बारूद नहीं जल सकती। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए, और क्या मिलेगा जो प्रलय के सपने नहीं आएंगे। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि प्रलय के बाद ही नई सृष्टि का सृजन होता है, संहार के बाद ही सृजन होता है। तो इसलिए प्रलय अति आवश्यक है, क्योंकि विनाश के बाद ही सृजन, यह प्राकृतिक नियम सनातन से चला आ रहा। खगोल आया, क्या जले बारूद, क्या वह बारूद जलेगी जिसमें हिम जैसी शीतलता आ गई हो, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज, ये धरा क्या है? यह तरबूज, ये तरबूज के समान है दो फांक कर दो, इसके 2 टुकड़े कर दो। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि ये जो रौद्र रूप बता रहा है, क्योंकि इसमें के सपने न आए, यहाँ पर धरा यह तरबूज है 2 फांक कर दो, यानी विनाश का संकेत दे रहा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वीर तो है ही, और यहाँ पर रौद्र रस आ जाएगा। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए, धरा ये तरबूज है 2 फांक कर दो। इसमें जो है कवि ने रौद्र तस्वीर प्रस्तुत की है, और इसमें रूपक अनुप्रास अलंकार है। विध्वंस की यानी विनाश की गोद से ही निर्माण होता है, ऐसा कवि ने संदेश दिया है। चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। चढ़ा दे स्वतंत्रता के ईश्वर पर अपना अमर पानी अर्थात अपना रक्त चढ़ा दे, विश्व माने तू जवानी है जवानी। तो विश्व मान जाए, संसार इसको मान ले, यानी संसार को पता लग जाए कि युवावस्था क्या होती है। यानी युवावस्था में सब कुछ संभव है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जब आपके देश को आपकी आवश्यकता हो।
लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। लाल चेहरा यहाँ पर क्रोध का संकेत दे रहा है कवि की। लाल चेहरा यानी गुस्से से लाल होना। जब तुम्हारे अंदर चेतना नहीं, ऊर्जा नहीं, ओज नहीं, ओज से पूर्ण चेहरा लाल। तो लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। तुम किसके लाल हो? जो तुम्हारे चेहरे पर ओज नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं है। इतनी विषम परिस्थितियाँ, क्योंकि ये कविता उस समय लिखी गई थी जब देश परतंत्र था, तो उसी को संबोधित करके उसी भाव को कवि ने अपनी कविता में समेटा है। तो वही कह रहा कि लाल चेहरा है नहीं। कवि ने जवानी को, युवावस्था को प्रेरित किया था कि सब युवावस्था आगे आए और इस विषम परिस्थिति में अपनी मातृभूमि की रक्षा करें और शत्रुओं से उसे छुड़ाएं। तो लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। तुम किसके लाल हो? जो तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं है, लाल खून नहीं अर्थात खून सफेद हो गया, यानी उसमें ऊर्जा, उसमें ऊष्मा की कमी आ गई। लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके। जब खून में ऊष्मा नहीं, गर्मी नहीं, तो तुम कंकाल हो। और किसके कंकाल हो? प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके। अगर तुम्हारे अंदर की चेतना सो गई और तुम जागृत नहीं हुए तो आटा दाल बन जाओगे। आटा दाल का अर्थात भोज्य पदार्थ, यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि तुम शत्रुओं के द्वारा परास्त हो जाओगे और लोग तुम्हें अपना ग्रास बना लेंगे, अपने हिसाब से तुम्हें प्रयोग करेंगे, अपने हिसाब से तुम्हें चलाएंगे। तुम अपने ही देश में, अपने ही घर में पराओं की तरह, दूसरों की तरह रहोगे। तो लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। जब तुम्हारा चेहरा क्रोध से तमतमा नहीं रहा तो तुम किसके लाल हो? लाल खून नहीं, तुम्हारे अंदर खून की में ऊष्मा की कमी आ गई तो तुम किसके लाल हो? अरे कंकाल किसके। फिर तो ये तुम्हारा, जब तुम्हारे अंदर चेतना नहीं, खून में ऊष्मा नहीं, तो तुम निरे नर कंकाल हो। प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके। तुम्हारी ये प्रेरणा भी सो गई है तो तुम निश्चित रूप से बैरियों के आटा दाल, अर्थात आटा दाल से मतलब ग्रास से है, ग्रास बन जाओगे। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। वह छापा माल क्या, वह चंदन क्या जो मस्तिष्क पर दूसरे के चढ़ न पाया। यानी वह मस्तिष्क पर चढ़ने वाला, यानी सम्मान प्राप्त करने वाला, तुम छापा तिलक लगाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग होता है वह होता है चंदन। तो तुम वही चंदन बनो जो मस्तक पर लगाए जाओ, अर्थात सम्मान को प्राप्त हो। और ये छापा तिलक जब ही बनेगा जब घिसो, जिस प्रकार से चंदन घिसा जाता है, जब चंदन घिसा जाता है तभी उसमें सुगंध आती है और फिर वही मस्तक पर लगाया जाता है। तो उसी कवि को युवावस्था, युवकों को प्रेरणा देकर वही कवि कह रहा है कि छापा माल किसके। तुम छापा माल ऐसा बनो, यानी मस्तिष्क पर लगने वाले वह चंदन बनो जो कि शीतलता प्रदान करे और सम्मान प्रदान करे, तुम्हें सम्मान प्राप्त हो। और वह सम्मान तुम्हें कैसे प्राप्त होगा? जब तुम चंदन की तरह घिसे जाओगे, अर्थात मातृभूमि पर अपने को समर्पित कर दोगे, तभी तुम चंदन के समान सम्मान पा सकोगे, यानी तुमको तभी सम्मान प्राप्त होगा। अब इसमें भी है उपमा रूपक, यहाँ पर मुहावरेदार बोली है, ग्रास किसका में मुहावरेदार बोली है। और उपमा रूपक अनुप्रास अलंकार है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, परिमार्जित बोली है और रसवीर है, गुण ओज है। और इस प्रकार से इसका काव्य सौंदर्य हो गया। अगला देखिए, वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। वेद की वाणी, या वेद की वाणी हो, यानी वेद की ऋचाएं हो, यानी वेद में जो बातें कही गई हैं वह वाणी हो, या आकाशवाणी, या आकाश के द्वारा वाणी की, जैसे देवताओं के लिए की जाती। धूल है जो जग नहीं पाई जवानी, वह सब व्यर्थ है। आकाश की वाणी हो अथवा हमारे धार्मिक ग्रंथों की किसी सिद्धांत की वाणी हो, यदि वह जगा ना पाई, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी, जो युवावस्था को प्रेरणा न दे सके, जागृत न कर सके, उसका पथ प्रदर्शक न बन सके, उसका दिशा निर्देशन न कर सके, वह वाणी व्यर्थ है। यानी युवकों को जो सही रास्ता ना दिखाए, परिस्थिति के हिसाब से सही मार्ग का
अवलोकन न कराए, सही मार्ग प्रशस्त न करे, सही दिशा निर्देश न करे, वह वाणी व्यर्थ है। वह भले ही आकाश की वाणी हो अथवा वेद की वाणी हो, वह धूल के समान है जो युवकों को सही रास्ता नहीं दिखा सकती, यानी पथ प्रदर्शक नहीं बन सकती। विश्व है यशिका, अशि माने तलवार, विश्व है यशिका। क्या संसार पर तलवार से विजय प्राप्त की जा सकती है? नहीं, संकल्प का है। विश्व तलवार से नहीं जीता जा सकता, यानी विश्व है अशिका, नहीं संकल्प का है। ये संकल्प का है, ये तलवार का नहीं है। विश्व को तलवार से नहीं बल्कि अपने दृढ़ संकल्प से जीता जा सकता है। हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है, क्योंकि प्रलय के बाद में जितने भी प्रलय होते हैं उसके बाद नए सृजन का नया सृजन होता है, अर्थात नया निर्माण होता है। तो वही कवि कह रहा है कि कायाकल्प का है, यानी नई काया का, नए सृजन का, नए निर्माण का। कायाकल्प होना है तो होता है कि नई काया हो जाना, यानी जो पुराना टूट फूट है, जो पुराना है, जो बेकार का है, वह नष्ट हो जाए और दूसरे नए का निर्माण हो जाए। तो वही है कि विश्व है यशिका, विश्व तलवार का नहीं है बल्कि दृढ़ संकल्प का है। हर प्रलय का कोण यानी दृष्टिकोण, प्रलय का उद्देश्य ही यही होता है कि प्रलय के बाद में नया सृजन होता है, और ये पूरा विश्व जो है वो संकल्प शक्ति पर ही आधारित है, ना कि तलवार पर, क्योंकि ये संसार संकल्प पर आधारित है और इस पर विजय तलवार की धार के द्वारा नहीं अपितु दृढ़ संकल्प के द्वारा पाई जाती है। क्योंकि प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य संसार में पूर्ण परिवर्तन और क्रांति ला देना है, नए का निर्माण करना है। फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं। अब यहाँ पर फूलों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि फूल गिरते, फूल गिर जाते हैं, यानी जो कोमल होते हैं, जिनका, अब यहाँ पर कोमलता से तात्पर्य संकल्प की कमजोरी से है, यानी जिनके संकल्प कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, वे संकल्प टूट जाते हैं फूल की भांति। इस प्रकार फूल बहुत मुलायम होता है, कोमल होता है, कमजोर होता है, इसीलिए वह एक ही झकोरा से, एक ही हवा के झोंके से पृथ्वी पर गिर जाता है। फूल गिरते हैं, फूल गिर जाते हैं। अब यहाँ पर फूल के माध्यम से कहना चाहता है कि जिनके कमजोर संकल्प होते हैं वे व्यक्ति पराजित हो जाते हैं। सूल सिर ऊंचा किए, और उसके फूल के साथ जो कांटे हैं वे कितनी भी हवाएं चलें, कितनी भी आंधियां आए, लेकिन वे सिर ऊंचा किए खड़े रहते हैं, अर्थात वे कठोर होते हैं। फूल कोमल होता है, कोमल का कमजोर से प्रतीक लिया गया, और कांटे का जो प्रतीक लिया गया है, उपमा दी गई, वह कठोरता से दी गई है, अर्थात कांटा कठोर होता है। उसी प्रकार जिनके संकल्प दृढ़ होते हैं, दृढ़ निश्चयी जो होते हैं, वे कभी पराजित नहीं होते कांटों की भांति, और फूल की भांति कमजोर संकल्प वाले व्यक्ति पराजित हो जाते हैं। सिर ऊंचा लिए है, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। और रसों के रस युक्त कौन होता है? फूल। फूल रस से युक्त होता है, रसों के अभिमान को, और उसमें ये अभिमान होता है कि मैं रस युक्त हूँ, कोमल हूँ, सुंदर हूँ, लेकिन उसे परास्त कौन करता है? नीरस किए है, उसको नीरस कर देता है, क्योंकि वह गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन कठोर कांटा कभी भी नष्ट नहीं होता, बल्कि आंधियों से, तूफानों से लड़ता है। तो उसी प्रकार से जो दृढ़ संकल्प वाला होता है वह कभी पराजित नहीं होता, कभी उसकी हार नहीं होती, बल्कि वह हमेशा जीत को ही प्राप्त होता है। और जो कमजोर संकल्प वाले का अभिमान चूर्ण चूर्ण कर देता है, जिस प्रकार कांटा फूल के अभिमान को चूर्ण चूर्ण कर देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि का ये है कि तुम्हारे अंदर कितने भी सद्गुण हो, कितनी भी योग्यता हो, कितनी भी सुंदरता हो, कितनी भी कोमलता हो, सब कुछ अच्छाई हो, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प नहीं है तो तुम कांटों के द्वारा जिस प्रकार फूल पराजित होता है, उसी प्रकार तुम भी दृढ़ संकल्पी के द्वारा निश्चित रूप से पराजित हो जाओगे। इसलिए तुम्हें दृढ़ निश्चयी बनना है। यहाँ पर कवि युवावस्था को दृढ़ संकल्प लेने का संदेश देता है। खून हो जाए न तेरा देख पानी, इस मरण का त्योहार जीवन की जवानी। तेरा खून जो है वो पानी ना हो जाए, अर्थात खून में ऊष्मा बनी रहे, गर्मी बनी रहे, यानी तुम दृढ़ संकल्प से
युक्त हो, क्योंकि दृढ़ संकल्प जब होगा तभी खून में उबाल आएगा। दृढ़ संकल्प से युक्त व्यक्ति अपने इरादे से विचलित नहीं होते, इसीलिए कहा है कि खून हो जाए न तेरा देख वाणी। अब जवानी को संबोधित करते हुए कवि फिर कह रहा है कि ये युवकों सजग होकर देख लो, कहीं तेरा रक्त पानी ना हो जाए, तेरा खून जो है वो पानी ना हो जाए, अर्थात ऊष्मा से रहित ना हो जाए, उसमें उबाल ना आए, उसमें कोई क्रोध ना आए, उसमें कोई संकल्प ना हो, उसमें कोई चेतनता ना हो, उसमें कोई दृढ़ता ना हो, ऐसा ना हो जाए, अर्थात तेरा उत्साह समाप्त ना हो जाए, तुम्हें ओज और उत्साह सदैव बना रहे, तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। वस्तुतः युवा जीवन में मृत्यु बलिदान का उल्लास भरा त्योहार होता है। कवि कहता है कि मरण का त्योहार ही जीवन की जवानी। जीवन में जो बलिदान है वही सबसे महत्वपूर्ण उल्लास भरा त्योहार होता है। तो ये था आपका माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित जवानी शीर्षक के अंतर्गत का जो पद्यांश शेष बचा था, भाग 2 के अंतर्गत मैंने आज आपको प्रस्तुत किया है। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। और इसके बाद में आपको इसका काव्य सौंदर्य बता दें तो इसमें काव्य सौंदर्य जो है उपमा अनुप्रास अलंकार है। आत्मिक संकल्प को इसमें प्रकट किया, यानी संकल्प की दृढ़ता को, युवावस्था को, युवकों को प्रेरित किया है कि आप दृढ़ संकल्प रहो। एक पंक्ति में आप ये भी लिख देंगे तो भाव अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और भाषा इसकी खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली है, रसवीर है और गुण जो है उसमें ओज है। इसी के साथ आज का ये अंक समाप्त होता है, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि पीछे का जो आपका छूट गया था वह मैं स्पष्ट कर दूं। आपका पीछे काव्य सौंदर्य छूट गया तो उसे भी आप देख लें। पहला है पुष्प की अभिलाषा, तो इसमें आपका काव्य सौंदर्य होगा क्योंकि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना इसमें मुखर हुई है। तो वीर रस है, साहित्यिक खड़ी बोली है और ओज इसका गुण है। इसमें अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब जवानी के अंतर्गत यहाँ तक है आपका तेरी लहरा उठरी जवानी तक है। तो इसमें वही ओज गुण और वीर रस, साहित्यिक खड़ी बोली, तीन तो पूरी ही कविता में चलेंगे। और उपमा अनुप्रास अलंकार भी आपकी कविता में आ ही जाते हैं। कोई भी कविता हो, यदि आपको ना समझ में आए अलंकार तो आप यही करिए कि इस तरह से वर्ण को देख लीजिए कि जहाँ पर दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, जैसे कौन कहता, तो ये का की 2 बार आवृत्ति हो गई तो अनुप्रास हो गया। किसी के माध्यम से उसकी उपमा दी जाती है तो वहाँ पे उपमा, और उपमा अनुप्रास और रूपक तो आ ही जाता है स्वभावतः, कितनी भी साधारण कविता हो या उच्च कोटि की कविता हो। तो आप इन अलंकारों को याद रखिए और थोड़ा देख भी लीजिए, कहीं कहीं पर नहीं भी होता है, अंधाधुंध ना लिखें, लेकिन ध्यान रखें। और इस तरह से पूरे में देश के ऊपर ही कविता है तो पूरे में वीर रस हो जाएगा, ओज गुण हो जाएगा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली परमार्जित है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। और अलंकार इस तरह के हो गए कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, और शेष आपका संदर्भ प्रसंग। तो मैंने कई बार आपको बताया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम लिखिए, कविता का नाम लिखिए, से लिया गया है और इसके रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अब पुष्प की अभिलाषा आता है तो आप पुष्प की अभिलाषा शीर्षक लिखिए, जवानी का आता है तो जवानी का शीर्षक लिखिए। जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है तो प्राण अंतर से लेकर उठड़ी जवानी डैश डैश करके लिख दें, फिर संदर्भ प्रसंग और उसके बाद मैंने आपको व्याख्या बताई है वह लिखिए, और उसके बाद में काव्य सौंदर्य अंत में आप डाल के हेडिंग, और उसमें ये रस, वीर रस, गुण, ओज गुण, इस तरह से हेडिंग डाल के उनको कई लाइनों में लिख दीजिए। जिससे आपको परीक्षा में अत्यधिक अच्छे अंक प्राप्त होंगे अगर आप इस तरह से लिखते हैं। और आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारती।